हेलो बच्चों। तो क्लास 12th की फिजिक्स में इस समय हम सब लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 6 विद्युत चुंबकीय प्रेरण। और आज ये इस चैप्टर का सेकंड लेक्चर है और शुरुआत करने वाले हैं हम सब लोग विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी हेनरी तथा जो हमारे फैराडे थे उनके प्रयोग क्या थे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कैसे घटना घटित हुई उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इन्होंने अपने प्रयोग में क्या क्या किया दोनों लोगों ने मिल करके, और किसके द्वारा, किस कारण के द्वारा कि एक परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र के कारण हमें विद्युत धारा प्राप्त हुई। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ये विद्युत धारा हमारे दैनिक जीवन में कैसे प्राप्त होती है। तो वो चीज हमने बताया ही था कि जब भी दो चुंबकों के बीच में किसी कुंडली को घुमा दिया जाएगा तो उस कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। और इसका प्रयोग हम सब लोग विद्युत जनित्र में देखते हैं। विद्युत जनित्र में क्या होता है, जो अल्टरनेटर होता है उसमें चुंबक लगा रहता है और चुंबक के बीच में उस कुंडली को घुमाता है। जो पुली होती है ना, वो कुंडली को घुमाती है। ठीक, तो पुली के घूमने से कुंडली घूमेगी और जैसे ही कुंडली घूमेगी उसमें क्या उत्पन्न हो जाता है, विद्युत वाहक बल, और जो परिपथ पूर्ण होने पर विद्युत धारा का प्रवाह कराता है। तो सबसे मेन बात है परिवर्तन होना चाहिए, और वो परिवर्तन किस प्रकार होना चाहिए वो चीज हम इससे समझेंगे। चलिए, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के प्रयोग। तो फैराडे और हेनरी ने दो लोगों ने मिलकर के यह प्रयोग दिया था। पहला केस इसमें क्या था, इसमें इन्होंने एक कुंडली ली। कुंडली तो हम जानते ही, परिनालिका समझ सकते हैं। और इस कुंडली में एक गैल्वेनोमीटर लगाया। गैल्वेनोमीटर इसलिए लगाया क्योंकि यह बहुत छोटी से छोटी धारा का भी मापन करता है। एंगस्ट्राम में अगर जो धारा उसका भी मापन करेगा। अमीटर ऐसा नहीं कर पाता, अमीटर बड़ी धारा का मापन कर पाता, छोटी धारा को जान नहीं पाता, वो चली जाती है। ठीक, तो एक क्षण चुंबक को लिया। क्या लिया? एक क्षण चुंबक को। क्षण चुंबक का ये एन सिरा है और ये कौन सा सिरा है भैया, एस सिरा है। और ये इस समय जो है रुका हुआ है। ये रुका हुआ कहने का मतलब ये स्थिर है। स्थिर होने का मतलब ये चुंबक चल नहीं सकता। तो इन्होंने क्या किया, एक कुंडली ली। अब इसका प्रयोग दैनिक जीवन में कैसे हो सकता है वो चीज हम देखते हैं कि एक कैसेट लीजिए और एक मोटर, पंखे का एक मोटर निकालिए, कैसेट के तावे को उस मोटर पर फिट कर दीजिए। ठीक, और तावे के ऊपर छोटी छोटी कीलों को, लोहे की छोटी छोटी कीलों को चिपका देंगे हम फेविक्विक से। और जब चुंबक को पास लाएंगे, अब इसके बाद मोटर से जो तार निकले, मोटर में जो तार भेजे जाते हैं उस तार को हम बाहर किसी एक बल्ब से जोड़ देंगे, छोटे से। ठीक, एक मोटर लेना है, मोटर से हम जो तार दो निकल के आते हैं उससे एक छोटा सा बल्ब जोड़ना है। उसके ऊपर कैसेट को, कैसेट तो हम जानते ही हैं, तो कैसेट के तावे को किसी भी तरीके से हम लगा देते हैं उसके घूमने वाले सिरे पर, और फिर उसके ऊपर लोहे की छोटी छोटी कीलों को चिपका देते हैं। और फिर कैसेट को थोड़ा सा घुमा दीजिए और चुंबक जब पास लाएंगे कैसेट के तो वो कैसेट घूमेगी, और जैसे ही कैसेट घूमेगी तुरंत वहां पर देख सकते हैं बल्ब जलेगा। ये आप देख सकते हैं कहीं पर भी। ठीक, तो इस प्रकार देखिए एक चुंबक के द्वारा विद्युत धारा उत्पन्न हुई, बल्ब जला। ठीक, तो ये बहुत बड़ी बात है। इससे हमने बताया था प्रत्यावर्ती धारा का उत्पादन इसी के द्वारा होता है। तो सबसे पहला केस इन्होंने किया क्या था, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण होता क्या है, तो परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा विद्युत धारा का उत्पन्न होना विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। तो एक चुंबक कुंडली के पास ला करके रख दिया। जब कुंडली के पास ला करके एक चुंबक को रखा, गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षेप नहीं, यानी ये शून्य। गैल्वेनोमीटर में शून्य, जैसे ये तीर ऐसे है तो इसका मतलब ये शून्य पर है। अगर ये बाईं ओर घूमी तो इसका मतलब करंट बाईं ओर है। ये दाईं ओर घूम रही गैल्वेनोमीटर तो इसका मतलब करंट दाईं ओर प्रवाहित होगी। ठीक, सेकंड केस में क्या किया, इन्होंने चुंबक को जैसे ही गति कराया, चुंबक में क्या कराया, गति कराया। थोड़ा इसे ऊपर लिखे दे रहे हैं, केस सेकंड। तो चुंबक में जैसे ही गति कराई, ये एन है, ये एस है, चुंबक में क्या कराया, गति दिया। इसके अंदर क्या उत्पन्न किया, वेग को उत्पन्न किया। ठीक, इसको चलाने का प्रयास किया। तुरंत गैल्वेनोमीटर में क्या आ गया, तुरंत गैल्वेनोमीटर में भैया यहां पर विक्षेप आ गया। क्या आ गया, एक विक्षेप आया।
अगर ये पास आएगा तो विक्षेप बाईं ओर। कारण क्या है, वो लेंज का नियम में पढ़ेंगे। ठीक, तो विक्षेप तुरंत आ गया। कब? जब चुंबक को चलाया तब। तीसरे केस में चुंबक दूर था, उसे पास ला करके रख दिया। तीसरे केस में क्या किया इन्होंने, चुंबक को फिर से स्थिर कर दिया। ये N था चुंबक का, ये क्या था, S था। क्षण चुंबक जानते ही। फिर से गैल्वेनोमीटर में जो विक्षेप था वो शून्य हो गया। फिर से इसके बाद इन्होंने क्या किया कि इस कुंडली को, चुंबक को दूर ले गए कुंडली से। N था, S था, इसको इस बार कुंडली से दूर लेकर के गए। फिर से गैल्वेनोमीटर में विक्षेप आया। यानी कि हम यहां पर खुद महसूस कर सकते हैं, इन्होंने खुद बताया कि अगर चुंबक को गतिमान अवस्था में लाते हैं तो कुंडली में अपने आप से धारा उत्पन्न हो जाती है। गैल्वेनोमीटर में विक्षेप आने का मतलब हल्का सा भी विक्षेप आएगा तो इसका मतलब इसमें धारा उत्पन्न हुई है। धारा उत्पन्न हुई है तभी तो विक्षेप आया। गैल्वेनोमीटर में धारा उत्पन्न हुई है तभी तो विक्षेप। देखिए यहाँ स्थिर रखा, जैसे वेग शून्य किया, चुंबक को पास रखा, कुंडली भी पास रखी, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, दोनों का वेग स्थिर है, दोनों रुकी हुई है, तो इसलिए कोई भी धारा उत्पन्न नहीं हुई। लेकिन जैसे ही चुंबक को चलाया तुरंत फिर से धारा उत्पन्न हो गई। गैल्वेनोमीटर में फिर से विक्षेप आया। ठीक, तो इसका उल्टा क्या सक्सेस हो पाएगा कि चुंबक को स्थिर रख करके, स्थिर कौन है, स्थिर कौन है, नियत कौन बनाया, नियत को इन्होंने कुंडली रखा। कुंडली को हर बार नियत रखा, चुंबक को चलाया फिराया। जितनी देर चुंबक चला उतनी देर करंट मिली, चाहे वो पास आया हो कुंडली के या तो दूर गया हो। लेकिन जैसे ही चुंबक को स्थिर किया, चुंबक को स्थिर किया, कुंडली तो स्थिर ही है, चुंबक को स्थिर किया, तुरंत फिर से गैल्वेनोमीटर में विक्षेप शून्य हो गया। यानी कि इसमें धारा प्रवाहित नहीं हुई। ठीक, तो इससे इन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि चुंबक को गतिमान अवस्था में बना रहना पड़ेगा, तभी इस कुंडली में विद्युत धारा उत्पन्न होगी। क्या इसका उल्टा सक्सेस है, अर्थात कुंडली को पास लाया जाए, दूर ले जाया जाए, इस बार चुंबक को स्थिर रख दिया जाए। तो चुंबक को स्थिर रख करके, अब की बार किसको स्थिर रखा, चुंबक को स्थिर रखा, क्षण चुंबक को स्थिर रख दिया। फ्रेम में आ रहा है ना भैया? ठीक। अब की बार चुंबक को स्थिर रख करके इन्होंने किसको घुमाया, कुंडली को घुमाया। कुंडली को घुमाया, पास लाए, कुछ भी किया, पास ले गए, दूर ले गए, पास ले गए, दूर ले गए। कुंडली में तुरंत कुंडली में क्या आ गया, विक्षेप आ गया। कुंडली में क्या आ गया, विक्षेप आ गया। कुंडली में जो गैल्वेनोमीटर लगा उसमें विक्षेप आना, यानी कि इसमें करंट है। तो अर्थात चाहे हम कुंडली को गति कराएं, चाहे हम क्षण चुंबक को गति कराएं, करंट हमें दोनों तरीकों से मिलेंगी। तो दो चीजें हैं, चाहे आप कुंडली को गति कराएं, गतिमान अवस्था में लाएं, चाहे आप क्षण चुंबक को गतिमान अवस्था में रखे रहें, तभी इस कुंडली में विद्युत धारा उत्पन्न होती है। कारण क्या है कि गतिमान अवस्था में धारा उत्पन्न हो रही है लेकिन स्थिर अवस्था में नहीं उत्पन्न हो रही है। चलिए वो चीज देखते हैं। तो अगर हम जाने चुंबकीय फ्लक्स, जानते हैं किसी सतह से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या, तो ये फैराडे के नियम है, इतना प्रयोग किया था ये। अब इससे जो नियम निकल के आया वो क्या था वो देखते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि अगर एक क्षण चुंबक है, तो क्षण चुंबक का ये N है, ये S है। क्षण चुंबक में चुंबकीय बल रेखा की दिशा क्या होती है, N से निकल करके S की ओर जाती है, N से निकल करके S की ओर जाती है, और S से भीतर किधर होती है, N की ओर। तो N से दूर जाती, चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती है, N से दूर जाती हैं। तो इस केस में देखेंगे N से चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं, निकल रही हैं। कितनी निकल रही भाई, घूम रही हैं चुंबकीय बल रेखाएं, इधर से कुछ घूम करके गई हैं इधर, लेकिन कुछ सीधी भी गई हैं भाई। दूर से कोई ये तो है नहीं कि इसी जगह पर सब घूम जाएंगी, थोड़ा दूर से भी आएंगी। ठीक, इसमें भी क्या था, तो इसमें हम देखेंगे कि जब स्थिर था यानी स्थिर था, चुंबक रखा, कुंडली रखी, दोनों के दोनों रखी, तो जब शुरुआत में देखेंगे तब भी कितनी चुंबकीय बल रेखाएं कुंडली से गुजर रही हैं, 3। थोड़ी देर बाद आकर के देखेंगे फिर से चुंबकीय बल रेखाएं कितनी गुजर रही हैं,
3, क्योंकि दोनों के दोनों रुकी हुई है, इधर उधर गति नहीं कर रहा है। अगर क्षण चुंबक पास लाया जाएगा, पास में लाएंगे तो ये चुंबकीय बल रेखाएं और जाएंगी। भाई चुंबक को जब भी लोहे के समीप ले जाएंगे तो उसका प्रभाव बढ़ेगा लोहे पर, लेकिन जब उसी जगह पर रख देंगे तो प्रभाव तो उतना ही रहेगा। इसका कारण क्या है कि शुरुआत में कितनी चुंबकीय बल रेखाएं जा रही थी? 3, इसके बाद कितनी जा रही थी? 3, फिर थोड़ी देर बाद आकर के देखे तब भी 3, फिर थोड़ी देर बाद आकर के देखे तब भी 3, यानी फ्लक्स यहां पर जो चुंबकीय फ्लक्स है, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या कुंडली से संबद्ध जो है वो कितने हैं? टोटल के टोटल 3 है, यानी कि ये नियत है, ये नियत है, ये 3 ही है, ये बदल नहीं रहा। समय के सापेक्ष फ्लक्स में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। समय तो बदल रहा है, समय बढ़ रहा, समय जा रहा है, लेकिन फ्लक्स चुंबकीय बल रेखाएं कितनी जा रही कुंडली से? 3 ही जा रही। यानी चुंबकीय फ्लक्स में जो परिवर्तन होता है जिसे समय के सापेक्ष अगर x के सापेक्ष परिवर्तन कहेंगे तो d dx, अगर y के सापेक्ष कहेंगे तो d dy, समय के सापेक्ष d dt। किसमें परिवर्तन हम देख रहे हैं? फ्लक्स में। तो d dt या फाई को कहा जाता है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किसके सापेक्ष? समय के सापेक्ष। यह फ्लक्स में परिवर्तन की दर से कहा जाता है। यह हमारा क्या है? हर बार नियत बना है, कांस्टेंट है, बदल ही नहीं रहा। चुंबकीय फ्लक्स समय के सापेक्ष बदल ही नहीं रहा। समय बदलने पर चुंबकीय फ्लक्स नहीं बदल रहा है, यानी वो नियत। इसमें देखेंगे तो अभी तक ये n से किधर गुजरती है? s की ओर, n से s की ओर। तो शुरुआत में कितनी गई थी? 1 गई थी। जैसे थोड़ा सा और पास लाए तो कितनी जाएंगी? और बढ़ेंगी, 2 जाएंगी। और पास आ रहा है, धीरे धीरे पास आ रहा है, तो पहले टाइम पर कितनी जा रही थी? 1 गई। पहले शुरुआत में बहुत दूर रखा था तो कुछ नहीं गई, बहुत दूर रखा था तो प्रभाव ही नहीं गया। जैसे जैसे चुंबक पास आया, इस कुंडली से कितनी पहली चुंबकीय बल रेखा गई होगी? 1। फिर थोड़ी देर बाद कितनी गई होगी? 2। फिर थोड़ी देर बाद और कितनी गई होंगी? 3। फिर थोड़ी देर और पास आ रहा है ना, चुंबक बढ़ रहा है, धीरे धीरे आगे आ रहा है, कुंडली उसी जगह पर रुकी, जो चुंबक है वो पास आ रहा, तो धीरे धीरे चुंबकीय बल रेखाएं क्या हो जाएंगी? बढ़ रही हैं। चुंबकीय बल रेखाएं समय के साथ देखिए बढ़ रही हैं। तो शुरुआत में फिर कितनी जा रही थी? 4। फिर कितनी जा रही थी? 5। यानी समय बदलने के साथ साथ चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या भी बढ़ रही है, बदल रही है चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स वहां लगातार 3 बार जा रही थी, गति नहीं कर रहा था, लेकिन यहां पर देखिए गति कर रहा था। ठीक, तो यहां पर जो फ्लक्स है हमारा, फ्लक्स यानी चुंबकीय फ्लक्स, वो क्या है? परिवर्ती है। परिवर्ती यानी वो लगातार क्या हो रहा है? बदल रहा है। किसके सापेक्ष? समय के सापेक्ष। घड़ी में देख रहे हैं, थोड़ी थोड़ी देर बाद आकर के देख रहे हैं, तो थोड़ी पहले देखा कुछ नहीं गई, थोड़ी देर बाद आकर के देखा तो 1 चली गई, फिर चुंबक आगे बढ़ रहा धीरे धीरे, फिर दूसरी देर मतलब थोड़ी देर बाद और आकर के देखा 2 गई, फिर थोड़ी देर बाद आकर के देखा फिर 3 गई, फिर 4 जा रही थी, फिर अगली देर बाद 5 जा रही थी। यानी कि जो फ्लक्स है वो समय के सापेक्ष क्या है? परिवर्ती है। समय के साथ साथ फ्लक्स में भी परिवर्तन हो रहा है, और जैसे ही परिवर्तन हुआ तुरंत क्या उत्पन्न हो गई? करंट। फ्लक्स जैसे परिवर्तित हुआ, देखिए फ्लक्स परिवर्तित हुआ तुरंत सुई घूमी गैल्वेनोमीटर की। फ्लक्स परिवर्तित नहीं था, नियत था, कांस्टेंट बना हुआ था, कोई धारा नहीं बनी। करंट क्या थी यहां पर? फ्लक्स जब नियत था तो करंट क्या थी? 0। फ्लक्स जब परिवर्तित आया करंट 0 नहीं था। इस केस में देखेंगे, इसको मिटा दे रहे हैं, चुंबक को पास ला करके रख दिया गया। अभी दूर था, फिर दूर रखा हुआ था, फिर दूर से धीरे 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 पास लाया। पास जितनी देर देखा चल रहा है, परिवर्तन फ्लक्स में हो रहा है, करंट मिल रही है। फिर पास ला करके फिर से रख दिया, फिर से रख दिया, तो जहां चुंबकीय बल रेखाएं कितनी जा रही थी? 5 जा रही थी। तो शुरुआत में कितनी जा रही थी? 1 2 3 4 और एक ये 5। तो शुरुआत में कितनी जा रही थी? 5 जा रही थी। ये स्थिर है, यानी इसका वेग क्या है? 0 है, ये चल नहीं रहा। फिर थोड़ी देर बाद आकर के देखेंगे ये गति कर ही नहीं रहा, उसी जगह पर रखा हो तब भी 5। फिर से कितना? 5। फिर थोड़ी देर बाद 5, फिर थोड़ी देर बाद 5, फिर थोड़ी देर बाद 5। 5 ही चुंबकीय बल रेखा जा रही, यानी इसमें फ्लक्स परिवर्तित नहीं हो रहा है। चुंबकीय फ्लक्स लगातार कितना बना हुआ है? 5। चुंबकीय फ्लक्स बदल नहीं रहा, चुंबकीय फ्लक्स नियत बना हुआ है। यानी समय के साथ सापेक्ष कह सकते हैं, डी डी टी ऑफ
समय है, समय के सापेक्ष यानी डी डी टी, किसका? फ्लक्स में परिवर्तन। क्या हो रहा है? नियत है, फ्लक्स परिवर्तित नहीं हो रहा है, समय के साथ साथ फ्लक्स रुका हुआ है, समय के साथ साथ फ्लक्स में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, फ्लक्स परिवर्तित नहीं हो रहा था। फ्लक्स में परिवर्तन का मतलब अगर जो देखा जाए तो परिवर्तन का मतलब होता है डेल्टा फाई, डेल्टा फाई बी का मतलब होता है फाई टू माइनस फाई वन। तो थोड़ी ये T1 समय के लिए है और ये T2 समय के लिए। T1 समय पर कितने फ्लक्स थे? 5, T2 समय पर 5, तो 5 माइनस 5 बराबर क्या आ गया? 0। यानी फ्लक्स हमारा नियत है, जितना फाई वन था उतना फाई टू है। यही तो है, फ्लक्स में परिवर्तन जो है समय के सापेक्ष वो नियत बना हुआ है, और नियत बना हुआ था तो करंट क्या आ गई? 0 गैल्वेनोमीटर। थर्ड केस, अब चुंबक दूर जा रहा है, चुंबक कुंडली से क्या हो रहा है? दूर जा रहा था, उसमें पास आ रहा था, इसमें दूर जा रहा था। तो चुंबकीय बल रेखाएं जहां शुरुआत में कितनी जा रही थी, हमको पता है N से S की ओर क्या निकलती है? चुंबकीय बल रेखाएं N से S की ओर होती है, और भीतर भीतर S से N की ओर, बाहर बाहर N से S, N से S की ओर, भीतर क्या होती? S से N की ओर होती, भीतर क्या होती? S से N। तो शुरुआत में कितनी जा रही थी चुंबकीय बल रेखाएं? 5 जा रही थी। फिर चुंबक धीरे धीरे जा रहा दूर, यहाँ 5 जा रही। अब चुंबक को हम पीछे ले जाएंगे, ये गाड़ी को पीछे बढ़ाएंगे। तो शुरुआत में कितनी जा रही थी? 5 जा रही थी। कितनी जा रही थी? 5 जा रही थी शुरुआत में। फिर जब ये दूर जाएगा तो फिर कितनी थोड़ी देर बाद आकर के देखेंगे 4 बची। फिर दूर जा रहा है, यानी चुंबकीय बल रेखाएं भी घट रही हैं, 3 बचेंगी। थोड़ी देर बाद 2, फिर 1, और फिर क्या है? 0। और जैसे ही प्रभाव से हट गया तुरंत करंट 0 होगा। ठीक, वो तो जब प्रभाव नहीं तो फिर कैसे? यानी कि यहां पर भी फ्लक्स क्या है? परिवर्ती है, फ्लक्स परिवर्ती है। पास आए चाहे दूर जाए, परिवर्तन हो रहा है। और जैसे ही परिवर्तन किसके सापेक्ष? समय के सापेक्ष। जैसे ही परिवर्तन आया फ्लक्स में क्या आया? परिवर्तन आया किसके सापेक्ष? समय के सापेक्ष। तुरंत धारा ने जन्म लिया। तुरंत किसने जन्म लिया? धारा ने जन्म लिया। ये था, यानी कि चुंबक और कुंडली में सापेक्ष गति तो होनी ही चाहिए। या तो आप चुंबक को चलाइए, गतिमान अवस्था में लाइए, या तो आप कुंडली को गतिमान अवस्था में लाएं। तो इन दोनों में सापेक्ष परिवर्तन हो, सापेक्ष गति हो, सापेक्ष गति हो। किसमें? चुंबक और कुंडली में। यदि चुंबक और कुंडली में सापेक्ष गति हो रही है तो चुंबकीय बल रेखाएं क्या होंगी? परिवर्तन होगी। यानी चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा? कुंडली से संबद्ध, बाकी हमसे नहीं मतलब, कुंडली से कितना संबंधित है चुंबकीय फ्लक्स? 5। कुंडली से कितना संबंधित है? 5। कुंडली से कितना संबंधित? 5। कितना संबंधित? 3। बाकी उससे क्या मतलब? ये 4, 5 उससे हमको नहीं मतलब, इस कुंडली में कितने संबंधित है, संबद्ध कितना चुंबकीय बल रेखा है वो देखना है। तो क्षण चुंबक या कुंडली में सापेक्ष परिवर्तन हो, किसकी? सापेक्ष परिवर्तन, किसका? गति का। तो जब कुंडली या क्षण चुंबक में सापेक्ष गति होती है, सापेक्ष गति के कारण, कुंडली व चुंबक में सापेक्ष गति के कारण चुंबकीय फ्लक्स समय के साथ साथ बदलता है, जिससे कुंडली में एक विद्युत वाहक बल पैदा होता है और जो धारा को प्रेरित करता है। भाई बिना, जैसे ही परिवर्तन आएगा करंट मिला, करंट मिलने का मतलब ये हुआ ये सेल बन गया। ये क्या बन गया? सेल। इसके एक छोर पर प्लस आ गया, दूसरे पर माइनस, एक छोर पर प्लस आ गया, दूसरे पर माइनस, ये चीज हो सकता है। या इधर प्लस आ गया, इधर माइनस, इधर प्लस आ गया, इधर माइनस, ये चीज हुआ। और हमेशा प्लस से माइनस की ओर क्या प्रवाहित होगी? करंट। प्लस से माइनस की ओर क्या प्रवाहित होगी? करंट। ठीक, कब? जब परिपथ पूर्ण होगा तब करंट तभी तो प्रवाहित होगी। जब परिपथ कटा पटा है तो फिर वो भैया केवल विभवांतर, वहां सेल ही बचेगा। विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है किसमें? कुंडली में। कुंडली में जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा उसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं, और वो कुंडली में जो धारा प्रवाहित कराएगा वो प्रेरित धारा कहलाती है। और ये था विद्युत चुंबकीय प्रेरण। अब कैसे और कितना चुंबकीय विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, ये कुछ डेरिवेशन है, उसमें हम देखेंगे। ठीक, जब एक क्षण चुंबक को चुंबकीय क्षेत्र में गति कराएंगे, जब एक कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाएंगे, ये चीजें हम करेंगे चुंबकीय क्षेत्र में, तब चुंबकीय फ्लक्स, यानी कि चुंबकीय फ्लक्स में क्या होना चाहिए? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होना चाहिए। चुंबकीय फ्लक्स में क्या होना चाहिए?
परिवर्तन होना चाहिए, और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन जैसे हुआ तुरंत उसमें क्या उत्पन्न हो गया, ईएमएफ, विद्युत वाहक बल, और जो क्या प्रेरित करता है, धारा को घुमाता है। ठीक, तो क्षण चुंबक और कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में क्या हो, परिवर्तन हो, तब कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है जो धारा को प्रेरित करता है। यह घटना विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है, और साथ ही साथ फैराडे का प्रथम नियम कहलाता है, और इसी को कहा जाता है स्वप्रेरण, और यही हमारी कहलाती है आगे कुंडली में जो प्रवाहित धारा होती है। ये था, तो ये जो पहला हमने बताया अभी नियम कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या, इसकी परिभाषा, फैराडे का ये प्रथम नियम भी है, स्वप्रेरण की परिभाषा भी यही है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम फैराडे का नियम देखते हैं, इतना ये कंप्लीट हो गया। ये याद रखिए, चुंबकीय फ्लक्स क्या होना चाहिए, परिवर्ती होना चाहिए। चुंबकीय फ्लक्स परिवर्ती होगा, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्ती होगा तो चुंबकीय बल रेखाएं बदलेंगी, जिससे कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा जो धारा को उत्पन्न करेगा या प्रेरित करेगा। ठीक, तो चलिए अब हम देखते हैं फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम। फैराडे के दो नियम थे, केमिस्ट्री में विद्युत अपघटन के नियम है, विद्युत रसायन में, लेकिन यहां पर विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण या वैद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है, तो किसी परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र द्वारा, भाई दो चीजें होती, फ्लक्स फाई बी बराबर होता है बी ए कॉस थीटा, ये चीज हमने बताया था। अगर फ्लक्स परिवर्तित हो रहा है, फ्लक्स परिवर्तित हुआ, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं क्या परिवर्तित होगा चुंबकीय क्षेत्र, या चुंबकीय क्षेत्र का मान बदलने से क्या परिवर्तित हो जाएगा, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित हो जाएगा। अब हर जगह हम चुंबक को लेकर के चलेंगे नहीं, चुंबकीय क्षेत्र हम लेकर के चलेंगे, हम पहले से ही स्थापित कर देंगे चुंबकीय क्षेत्र। जैसे करंट अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, तो कुंडली में करंट प्रवाहित करेंगे, तो अगर करंट का मान परिवर्तित करेंगे तो कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, फ्लक्स परिवर्तन होगा। भाई करंट परिवर्तित होगा तो चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित होगा, करंट परिवर्तित होगा तो चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित होगा, क्योंकि किसी भी परिनालिका की जो चुंबकीय क्षेत्र होता है म्यू नॉट एन आई, धारा का मान बढ़ाने घटाने पर चुंबकीय क्षेत्र प्रभावित होगा, बिल्कुल होगा। कहीं पर भी धारा का मान घटाने बढ़ाने पर चुंबकीय क्षेत्र घटेगा बढ़ेगा। ठीक, तो धारा बदलने से चुंबकीय क्षेत्र बदलेगा, चुंबकीय क्षेत्र जैसे बदलेगा चुंबकीय फ्लक्स बदल जाएगा। ठीक, तो हर जगह हम चुंबक ही नहीं लेंगे, हमको ये भी पता विद्युत धारा भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, तो उसको लेकर के हम चलेंगे, चुंबकीय फ्लक्स ऐसे निकालेंगे। ठीक, तो चुंबक हर जगह नहीं लेना है, चुंबक की जगह पर हम करंट भी लेंगे। वो कैसे होगा, तो हमारे घरों में पंखा वगैरह चलता है, तो देखते हैं शुरुआत में पंखा बहुत स्लो चलता है, वो किसके कारण, जो कुंडली में विद्युत धारा उत्पन्न हो रही उसके कारण, लेंज के नियम के कारण। कैसे होगा वो आगे पढ़ेंगे। तो फैराडे का परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र के कारण कुंडली में या कहीं पर भी परिपथ में विद्युत धारा के उत्पन्न होने की घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। परिवर्ती जरूर होना चाहिए, बिना परिवर्ती के होगा नहीं। तो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के दो नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भैया ये चीज। तो प्रथम नियम क्या है, तो जब किसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं, जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं, जो धारा को प्रेरित करता है। और ये जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना भी कहलाती है, इसे विद्युत चुंबकीय प्रेरण भी कहते हैं। ये जो घटना होती है, चाहे वो लिखिए चाहे लिखिए, बात वही है। अच्छा, प्रथम नियम द्वितीय नियम बहुत से बुकों में इधर उधर, कोई दिक्कत नहीं, दोनों सेम ही है। फैराडे का नियम लिखने को आएगा, आप ऐसे भी लिख सकते हैं वैसे भी लिख सकते हैं। द्वितीय नियम क्या होता है, अब हमको ये तो पता है कि अगर कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स का मान परिवर्तित होगा, कुंडली चुंबकीय फ्लक्स परिवर्ती होगा, ठीक, परिवर्ती होगा, ये नियत नहीं है। तो कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, विद्युत वाहक बल जो कुंडली में उत्पन्न होगा, विद्युत वाहक बल वो प्रेरित विद्युत वाहक बल कहलाएगा, उसे स्मॉल ई से लिखेंगे। बाकी विद्युत वाहक बल को कैपिटल ई से लिखते हैं, वो सेल के लिए होता है। बाकी कुंडली में जो उत्पन्न होगा प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित का मतलब होता है किसी से प्रेरणा ले करके, प्रेरणा है ना, ठीक है, तो किसी से प्रेरणा ले करके उत्पन्न हुआ है, किससे, किसी एक फ्लक्स के परिवर्तन से। ठीक, तो फ्लक्स के कारण उत्पन्न हो, किसी दूसरे के कारण उत्पन्न होता है तो प्रेरित होता है। ठीक,
तो ये होगा। ठीक, अब ये कितना उत्पन्न होगा, ये फ्लक्स के परिवर्तन पर निर्भर करता है, वो द्वितीय नियम है। कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल, ये यानी प्रेरित विद्युत वाहक बल कह दीजिए, कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल ई। कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स, भाई कुंडली के बाहर वाला हमको थोड़ी लेना है, कुंडली से संबद्ध कितना चुंबकीय फ्लक्स, कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स यानी φb। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर अभी हमने बताया था क्या होता है, समय के सापेक्ष, डी डी टी ऑफ φb को कहा जाता है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर। तो परिवर्तन की दर का मतलब होता है समय के सापेक्ष, वहां समय को मान करके परिवर्तन किया जाता है। ठीक ठीक, तो कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल ई, कुंडली से संबद्ध जो चुंबकीय फ्लक्स है वो क्या है, φb। में परिवर्तन की दर मतलब φb में परिवर्तन की दर का मतलब होता है डी φb अपॉन dt या डी dt ऑफ φb के ऋणात्मक मान, इसका कौन सा मान, ऋणात्मक मान के क्या होता है, बराबर कौन, ई। ये होता है एक सेकंड के जो ई होता है वो माइनस का डेल्टा φb अपॉन डेल्टा टी, ये लिमिट रूप होता है भैया, वो अवकलन रूप, ये लिमिट रूप। अगर फेरों की संख्या ई है तो एन ई बराबर एन आगे डी डी टी ऑफ φb। एन क्या है, फेरों की संख्या, जितने फेरे होंगे कुंडली में उतना ही विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। अब बात आ रही है ऋणात्मक चिन्ह क्या है, तो ये ऋणात्मक चिन्ह ऊर्जा संरक्षण के नियम के लिए है, लेंज का नियम, ये करंट और वोल्टेज की डायरेक्शन को बताता है, लेंज का नियम। जो प्रेरित धारा है, कुंडली में जो धारा उत्पन्न हुई है या कुंडली में जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ उसकी क्या बताएगा, दिशा को बताता है। ये चीज, ये क्या होता है नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। ये था हमारा फैराडे का नियम, इतना था। अब हमें केवल विद्युत वाहक बल कितना प्राप्त होता है, कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन करने पर हमें ई बराबर माइनस का डी φb अपॉन dt प्राप्त होता है। ये एक रूल हमें पता है, केवल एक फार्मूला। अब इसी फार्मूले का यूज करके हम बहुत से फार्मूले, विद्युत वाहक बल कैसे उत्पन्न होंगे, कौन से परिवर्तन होने पर कैसे कैसे कितने प्रकार के उत्पन्न होंगे, वो आगे के डेरिवेशन में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम अगला वीडियो लेकर के आएंगे, लेंज का नियम क्या होता है। ठीक, यहीं पर ये वीडियो समाप्त होता है। ठीक, वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।